1949 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्पॉक इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 25 नवंबर को 1949 में हमारे जो फ्रेमवर्क थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि असेंबली होता है बेटा जहाँ पर सभी लोग वो बैठे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले होते हैं, फ्रेमर्स होते हैं। इन इंडिया देयर आर कास्ट, हमारे भारत में बहुत सारी कास्ट हैं, जाति प्रथा है। द कास्ट आर एंटी नेशनल, और जो कास्ट होती हैं वो एंटी नेशनल है यानी राष्ट्र विरोधी मानी जाती हैं, क्योंकि ये राष्ट्र के लोगों के बीच में जो है अपोनेंट्स खड़े कर देती है, विरोधी खड़ा कर देती है। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, जो सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, क्यों इसको एंटी नेशनल माना जाता है, राष्ट्र विरोधी माना जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, जो सामाजिक जीवन है, जो लोगों का रहने का ढंग है, उसको सेपरेट करती है, यानी लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है इससे। दे आर एंटी नेशनल ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट जेलस एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट, ये एक जाति से दूसरी जाति के बीच में जेलस की फीलिंग कि वो अच्छी जाति के हैं, वो ऊंची जाति के हैं, कुछ नीची जाति के हैं, तो उनके बीच में जेलस और एंटीपैथी यानी विरोध भावना जो है वो उत्पन्न कर देती है। बट वी मोस्ट ओवरकम ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, पर हम इन्हें सभी समस्याओं से हमने इनसे ऊपर आना है। इफ़ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी, अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं या राष्ट्रीय बनना चाहते हैं तो। ये B.R. अम्बेडकर ने बोला था, क्योंकि B.R. अम्बेडकर, आपने सीरियल भी देखा होगा बेटा कि जो B.R. अम्बेडकर थे वो एक नीची जाति से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो लोग उनकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें फेस की हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने ये बातें बोली कि ये नेशनल जो है वो राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल होती है कास्ट टू कास्ट सिस्टम, उसको ख़त्म करने के लिए फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान, एक प्रोविज़न रखना ज़रूरी है कि भारत में कोई किसी कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इन क्लास 6 हैव रेड दैट इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन इज इक्वल, क्लास 6 में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में हर कोई व्यक्ति क्या है, बराबर है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बेटा ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति को बराबर के अधिकार दिए गए हैं वोट करने के। और वोटिंग का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने वोट कर दिया, आपने अपना मत रख दिया, नहीं, आपने अपने विचार रख दिए। वोटिंग का मतलब होता है आपने अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव किया है जो आपके पक्ष में या आपकी तरफ से बोलेगा। क्लियर? अब इसका मीनिंग समझते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मीनिंग होता है इसका, राइट टू वोट टू एवरीवन, कि वोट करने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी जाति से संबंध रखता है, या फिर कोई भी लैंग्वेज बोलता है। हु इज़ अबव 18 ईयर्स, जो कि 18 साल से ऊपर है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज, वो चाहे किसी भी एरिया का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रंग का है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे भूरा है, कोई भी रंग का है, रिलीजन का है, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है उसका, किसी भी रीजन मतलब एरिया, चाहे वो हिंदू, चाहे वो आपके नॉर्थ साइड से है, जैसे पंजाब से है, चाहे हरियाणा से है, चाहे तमिलनाडु, केरला, चाहे वो गांव से है या वो शहर से है, हर किसी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट करने का अधिकार है। सिर्फ उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। क्लियर? या वो लैंग्वेज कोई भी बोलता हो। 1 मैन 1 वोट, और एक व्यक्ति केवल एक ही बार वोट करेगा। क्लियर? वॉज द मोस्ट करेजियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स मतलब जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ये शर्त रखी कि एक व्यक्ति केवल एक ही वोट डालेगा। ये एक करेजियस स्टेप यानी साहसी कदम माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के लिए। एज मोस्ट इंडियंस वर इलिटरेट एंड पुअर एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और इलिटरेट थे और गरीब थे। इलिटरेट मतलब अनपढ़ थे और गरीब थे, वो अपने अधिकारों के लिए या लड़ना नहीं जानते थे, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ए फिक्स पीरियड, इसलिए हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी वोट डालते हैं, अपना मत डालते हैं, एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स का यहाँ बेटा मीनिंग होता है प्रतिनिधि, यानी कि आपने एक अपना, जैसे आपकी क्लास में होता है ना कि आपने एक मॉनिटर चुन लिया,
ठीक है। टीम में होता है कि आपने अपनी जैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप हॉकी खेल रहे हो या आप क्रिकेट फुटबॉल कोई भी गेम खेल रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपने अपना एक कैप्टन चुन लिया, तो वो आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि करता है, आपकी तरफ से बात रखता है। जैसे मॉनिटर होते हैं आपकी क्लास में, सभी स्टूडेंट्स हैं तो देखो क्लास मॉनिटर तो होता ही है ना। मॉनिटर क्या होता है, हेड ऑफ द क्लास माना जाता है। क्लास में इंटू से कि आपकी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम है, तो वो आपकी बात टीचर्स तक या प्रिंसिपल्स तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरह से लोग चुनते हैं अपना प्रतिनिधि अपनी बात देश की यानी सरकार के, गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए। और ये प्रतिनिधि ये नहीं कि एक बार चुन लिया तो ये सारी उम्र के लिए होगा, नहीं, ये एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, जो कि हमारे देश में 5 साल होता है। क्लियर। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रन द गवर्नमेंट, और यही रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सरकार चलाते हैं अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, लोगों की अकॉर्डिंग। क्लियर। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, क्योंकि कौन चुन रहा है, लोग चुन रहे हैं। किसको चुन रहे हैं, अपने बीच में से ही किसी व्यक्ति को चुना जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट डू सो, अगर आपने कोई व्यक्ति चुन लिया और उसने आपकी विशेज के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो अब नेक्स्ट टाइम पीपल डू नॉट वोट फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उसको वोट नहीं करेंगे। क्लियर। पीपल ऑल्सो कीप ए क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि लोगों का काम यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता कि आपने वोट डाली और आपका काम ख़त्म, नहीं, आपका काम उसके बाद और ज़्यादा शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपने वोट डालने के बाद जिस व्यक्ति को आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है, आपने उसके काम को देखना है कि वो अपने अधिकारों का उपयोग सही तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, किसी को चीट तो नहीं कर रहा, वो संविधान के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर। नेक्स्ट, लुक एट द कार्टून, द पॉलिटिशियन मेक्स प्रॉमिसेस टू लुर द वोटर्स। अब यहाँ पर देखिए एक पॉलिटिशियन है, ये क्या है, ये आपके पास आए हैं वोट लेने के लिए, ठीक है, ये पॉलिटिशियन। अब जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं ना, जो हम लोग वोट डालकर चुनते हैं, वो लोग अगर अपनी वो पूरी नहीं करते हैं, प्रोमिसेस पूरे नहीं करते हैं। अब इसने क्या कहा था, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, जैसा कि आजकल गवर्नमेंट में होता है। और उसने क्या कहा, जो आम आदमी है उसने क्या बोला, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने बोला मेरे पास वोट है, यानी अगर आपको वोट नहीं मिली तो आप सरकार में नहीं आओगे, तो फिर आप हमारी विशेष आपकी घोषणाएं का कोई मतलब नहीं है, योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। ये कार्टून फॉर्म में आपको समझाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए कार्टून, देखिए कार्टून में द पॉलिटिशियंस मेक्स प्रॉमिसेस, पॉलिटिशियन जो है, राजनेता जो हैं वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, ल्योर मतलब तो लालच देने के लिए वोटर्स को, ठीक है। बट द वोटर्स इज कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट, लेकिन वोटर्स को किस पर भरोसा है, अपनी वोट पर, कि मैं गलत व्यक्ति को नहीं चुनूंगा, मैं सही व्यक्ति को चुनूंगा। इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, इलेक्शन जो होते हैं वो किस बेस पर होते हैं, समानता के आधार पर होते हैं। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इलेक्शंस में खड़ी होती हैं, कोई एक व्यक्ति तो नहीं खड़ा होता ना। आप देखो जब इलेक्शंस होते हैं कितना शोरगुल होता है, कितना जो होते हैं कितने सारे लोग खड़े होते हैं, किसी का जो चुनाव चिन्ह होता है, सिंबल होता है, झाड़ू होता है, तो किसी का क्या होता है, टोपी होता है, किसी का घड़ा होता है ना, इस तरीके से बहुत, किसी का साइकिल, कार, स्कूटर, इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, यानी बहुत सारे लोग जो हैं इलेक्शंस में खड़े होते हैं। यस, नेक्स्ट लाइन इज ईच पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, यानी कि लोगों का समूह होता है, एक व्यक्ति अकेला पार्टी नहीं बनाता है, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफ इट्स ओन पॉलिसीज, और उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं और अपने प्रोग्राम यानी नीतियाँ होती हैं और अपनी योजनाएँ होती हैं। हर एक जो पार्टी है उसके अलग अलग फीचर्स होती है ना। Party candidates are selected and supported with manpower and finance by political parties having a definite program that the general public is familiar with. पार्टी कैंडिडेट जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, उनको चुना जाता है, एंड सपोर्टेड होते हैं यानी कि उनको सहयोग होता है। किसका सहयोग मिलता है, मैन पावर, मैन पावर मीन टू से ह्यूमन बींग्स को, जिस पार्टी में जितने लोग होंगे वो पार्टी उतनी ही इफेक्टिव होती है। एंड फाइनेंस, क्योंकि लोग ही तो पैसा लगाएंगे ना, फाइनेंस जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, फाइनेंस मतलब पैसे से, क्योंकि चुनाव करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। हैविंग ए डेफिनेट प्रोग्राम दैट द जनरल पब्लिक इज़ फेमिलियर विद, मतलब ये जब पैसा लगाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो उन सबको वो जनता सारी चीज़ों को ना अपनी पॉलिसीज़ प्रोग्राम से जनता को अवगत कराते हैं, यानी आम लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तभी तो लोग वोट करेंगे ना। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन, जो इंडिपेंडेंट कैंपेन्स होते हैं, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं खड़े होते हैं, अकेला व्यक्ति खड़ा होता है, वो अपना कैंपेन खुद करते हैं, अपनी जो पब्लिसिटी होती है वो खुद करते हैं। हैंस इट इज़ नॉट एन ईजी
टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इसलिए ये कोई बहुत आसान काम नहीं है किसी भी इंडिपेंडेंट आज़ाद आत्मनिर्भर कैंडिडेट के लिए। अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ते, यानी उनको हम बोलते हैं निर्दलीय नेता। निर्दलीय यानी जो किसी दल या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अब वो निर्दलीय है, उसके पास फाइनेंस भी कम है, उसके पास मैन पावर भी कम है, तो इसका क्या होगा, उसके लिए बहुत आसान नहीं होता है इलेक्शन लड़ना। क्लियर बच्चे? ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी मीन्स बहुत सारी, और पार्टीज़ जैसे हमारे के यहाँ इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, और निर्दलीय भी हैं बहुत सारे जो किसी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। वो सारे क्या होते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ जिस देश में एक पार्टी या दो पार्टी से ज़्यादा पार्टी होती है। जब दो पार्टीज होती हैं तो उसे हम बहु पार्टी कहते हैं, ड्यूअल पार्टी सिस्टम। ठीक है, जहाँ सिंगल पार्टी होती है, एक ही पार्टी होती है, तो वहाँ मोनार्ची होती है। ठीक है, वहाँ राजा का, जैसे राजा होता है ना, राजा का शासन चलता है। क्लियर? और जहाँ पर आपके बहुत सारी पार्टीज होती हैं उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, द पार्टी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट गेट्स द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब देखिए, जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेगी, मेजोरिटी मतलब जिसकी वोट सबसे ज़्यादा होंगी, वही पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। क्लियर? ऐसा हो सकता है कि सारी पार्टीज इक्वल वोट ले जाएं, बराबर हो जाएं, जैसे हम कहते हैं ना टाई अप हो गया, तो वो जो टाई अप होता है वो आपसी सहमति से यानी कॉम्बिनेशन से भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। क्लियर? द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और ए पर्सन, जो पार्टी का लीडर होता है, नेता, चुना हुआ नेता, इलेक्टेड मीन टू से चुनाव में चुना हुआ नेता या कोई व्यक्ति जो चुनाव में चुना गया होता है, whom द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज सपोर्ट, जिसे पार्टी, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज़ यानी जब हमारी टाई अप हो जाता है तो उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज़ यानी कि एक से ज़्यादा पार्टीज जब हो जाती हैं तो वो अपने मेंबर, उस मेंबर को चुन लेती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, और उसे क्या बना देती हैं, प्राइम मिनिस्टर। ऐसा उस केस में होता है बेटा जहाँ पर मेजोरिटी नहीं होती है, टाई अप हो जाता है। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट बनती है और जिस व्यक्ति को सारे सपोर्ट करते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और अदरवाइज दूसरी कंडीशन में जब मेजोरिटी पार्टी से कोई पार्टी जीती है, मेजोरिटी वोट से जीत जाती है, विन हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसी पार्टी का जो मेंबर होता है, लीडर होता है, वही क्या बनता है, गवर्नमेंट बनाता है और पीएम बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब जैसे आपके आजकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सबको पता है, वो भाजपा यानी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट फेल्स टू गेट मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन परफॉर्म द रोल ऑफ अपोजिशन। अब आप कहेंगे कि जो दूसरी पार्टी है हार गई है, वो क्या करेगी? अब वो क्या करेगी, वो घर नहीं बैठेगी, वो क्या करेगी, अपोजिशन का काम करेगी, यानी विरोधी पार्टी का। यानी कि आपके उसमें होता है ना, जैसे टीम्स होती हैं, दो टीम्स खेलती है, एक टीम जीत रही होती है तो दूसरी टीम उसको, अगर जीत ना रही हो तो उसको हराने की कोशिश करती है। तो इसी सेम कंडीशन जो है वो पॉलिटिकल, हमारी जो लाइफ है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें भी होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो पार्टी है जो जीत गई है और वो पार्टी काम कर रही है, काम करती है, और जो हार गई पार्टी होती है वो अपोजिशन में बैठ जाती है, यानी विरोधी पार्टी हो जाती है और वो उसके काम में टांग अड़ाती है। क्लियर? यानी उसके काम करने में कमियां निकालती है। क्लियर? इट हेल्प्स चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी। दूसरा काम इसका क्या होता है, वो जो रूलिंग पार्टी यानी जो शासन कर रही है, जो जीत गई पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट बन गई होती है, जिस सरकार की, जिस पार्टी की, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके नेता क्या कर रहे हैं, उसके लीडर्स, मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और इसके ज़रिए क्या होता है, यानी वो एक तरह से अपोजिशन जो पार्टी होती है वो हमारा काम कर रही होती है, हमारी तरफ से वो जो रूलिंग पार्टी होती है उसके सारे राइट्स और पावर्स की देखरेख करती है। हमारे जो पावर्स होती हैं कि वो उन पावर्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरह से कर रहे हैं, नहीं, यानी हमारे राइट्स को वो प्रोटेक्ट करती हैं, यानी हमारे अधिकारों का हनन होने से बचाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी हियर इज़ सफ़र्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। इन आज़ादी से पहले हमारी जो समाज है उसके कुछ सेक्शंस यानी कुछ भाग ऐसे थे जो कि पिछड़ेपन से और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बैकवर्ड थे, जिनको हम आजकल हमारे संविधान ने तो बराबरी का दर्जा दे दिया, लेकिन सोसाइटी में आज भी हम उन्हें SC/BC कहकर पिछड़े हुए लोग कहते हैं। क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविजंस
जो हमारा संविधान है उसने स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर देम, उन लोगों के लिए, सो दैट एवरीवन कैन बी लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड एंजॉय इक्वालिटी। डिग्निटी मतलब सम्मान। वो क्या करते, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रावधान बनाया, इस संविधान में इस तरह के प्रावधान रखे गए, इस तरह के जो नियम हैं, कानून हैं, वो रखे गए कि सभी लोग इक्वालिटी यानी बराबरी को एंजॉय कर सकें और सबका बराबर का सम्मान भी मिले। क्लियर। इट हैज़ इंटरेस्टेड द गवर्नमेंट विद responsibilities of providing social, economic and political equality to all as a necessary condition for the successful working of Indian democracy। मीन टू से इट हैज़ इंटरेस्टेड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर क्या करती है, एक तरह से प्रेशर डालती है, यानी गवर्नमेंट को मजबूर कर देती है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी गवर्नमेंट को जो कहते हैं ना कि हमने पावर्स दे दी, राइट्स दे दिए, पावर्स दे दी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो क्या करे, हर एक व्यक्ति को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर बराबरी का अधिकार दे, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, यानी सबको जो है वो सोशल कंडीशन सबकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हमारी डेमोक्रेसी के कार्य करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम था। क्लियर। क्योंकि अंग्रेज जब हमारा भारत छोड़कर गए थे तो वो कास्टिज़म को बढ़ावा दे करके गए थे कि तुम इस कास्ट से हो, तुम इस कास्ट से हो, तो वो आज भी प्रिवेल है हमारी सोसाइटी में। ठीक है। एज यू नो द प्रीएम्बल ग्रांट्स अस द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आपको अभी प्रीएम्बल जब मैंने रीड करके बताया था फर्स्ट पेज, तब आपको मैंने फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल बताई थी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब कुछ। तो उसमें भी प्रीएम्बल जो है वो ग्रांट्स करता है, हर एक व्यक्ति जो है उसका स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी, अवसर और सामाजिक स्तर पर उसे बराबर माना जाएगा, इक्वालिटी उसको दी जानी चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स राइट टू इक्वालिटी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बेटा आपने पढ़े भी होंगे 6 राइट्स हैं हमारे, जो हमारे कॉमन राइट्स हैं, सामान्य मानवाधिकार। तो उसमें एक राइट हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी, द मेन प्रोविजन ऑफ दिस राइट। और इस राइट के अंदर क्या क्या आता है, आइए लेट्स रीड इट बेटा। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति इक्वल हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, अगर वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, कहीं से भी बिलोंग करता है, चाहे वो कितना ही अमीर है, चाहे वो कितना ही गरीब है, उसकी सोशल स्टेटस कैसा भी है, लेकिन वो कानून की नज़र में क्रिमिनल ही होगा। यानी कि कानून के लिए सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मीन टू से प्रतिबंधित, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये दिया है कि किसी भी आधार पर, चाहे वो रिलीजन धर्म है, चाहे वो जात पात है, जाति प्रथा, चाहे वो बॉयज़ गर्ल्स हैं जेंडर बेसिस पर, या फिर वो किस जगह से जन्म हुआ है प्लेस के अकॉर्डिंग, चाहे वो गांव में है, शहर में है, छोटे गांव में है, बड़े शहर में, कहीं से भी है, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद नहीं किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एवरीवन इज़ एंटाइटल टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। हर एक व्यक्ति को बराबर के अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, जॉब्स में, एजुकेशन में, सब चीज़ों में। द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, जो कानून है वो सबको बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ये नहीं है कि अगर गरीब पर हमला हुआ है तो उसको छोड़ देंगे, सपोज करो अटैक हो गया या कोई चोरी हो गई तो गरीब के घर में हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कानून उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। ठीक है, वो जितना अमीर की तरफ ध्यान देगा उतना ही गरीब की तरफ, जितना अपर कास्ट की तरफ उतना ही लोअर कास्ट की तरफ। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जाति से हो। ओके, बट डज एवरीवन एंजॉय इक्वलिटी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। पर आज भी क्या आप सोच कर देखिए, क्या सभी स्फीयर्स में यानी सभी जो लेवल्स हैं उन पर सभी लोग इक्वल हैं? क्या वो एंजॉय कर रहे हैं इक्वालिटी को? आफ्टर नियरली 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ही हो गए, अब तो 75 साल हो रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, मतलब इतने सालों के बाद भी क्या सभी लोग अपनी इक्वालिटी को एंजॉय कर पा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, द आंसर इज़ नो, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ कास्टिज़म को लेकर बहस होती है, लड़ाइयाँ होती हैं और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर इक्वालिटी। ये बिल्कुल सामान्य तौर पर देखने में आता है कि हज़ारों लोग जो है इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन नेक्स्ट। अब आगे 2 स्टोरीज़ हैं आपके पास, शेखो की एंड पारो की, 2 स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो हम आपको दिखाते हैं कि ये स्टोरीज़ के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। बिफोर दिस वी हैव टू रीड दिस। डू यू नो
ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन ए सिंगल मेजोरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। इंडियन डेमोक्रेसी में जब कोई सिंगल मेजोरिटी, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि जब कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी से नहीं जीतती है यानी टाई अप हो जाता है तो कुछ पार्टीज मिलकर हाथ मिला लेती हैं और वो गवर्नमेंट बनाती हैं, और उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, दैट गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज, do you know our constitution has banned the practice of untouchability and awarding of titles। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत होता है ना, गरीब अमीर की बात आ जाती है यहाँ पर भी, एंड अवॉर्डिंग द टाइटल्स लाइक राज बहादुर और खान बहादुर एज दे क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। मतलब किसी को किसी की जाति से संबोधित करना, किसी की एड्रेस करना, बुलाना, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड हैं। हम नहीं कर सकते ये सब कुछ एज ए क्रिएटेड, क्योंकि ये क्या होता है, इससे हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन, विभेद उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू रीड अबाउट द स्टोरीज। शेखोज द रैग पिकर। रैग पिकर मतलब जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जिसको हम कबाड़ी भी बोलते हैं। शेखो नाम का एक लड़का था, 10 साल का बॉय था। ही पिक्स अप रैग्स फ्रॉम द गार्बेज, और वो डेली कूड़े के ढेर में से रैग्स उठाता था, यानी जो उसमें से ज़रूरी चीज़ें होती थी उसके लिए, जैसे पॉलीथीन हो गए, गत्ते हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, इस तरीके से। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 4 to 8, वो हमेशा सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, व्हेन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज स्टिल स्लीपिंग। और आप देखिए 4 से 8 बजे तक तो सारे लोग सो रहे होते हैं। आफ्टर दैट ही वर्क्स एट हिज फादर साइकिल रिपेयर शॉप, और उसके बाद वो काम करने जाता है अपने फादर की साइकिल रिपेयर शॉप पर टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक वो वहाँ पर रात तक काम करता रहता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, वह भी स्कूल जाना चाहता है, लाफ, खेलना, हंसना चाहता है, दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता है, बट ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, लेकिन वो सुबह 4 बजे से लेकर देर रात तक काम करता रहता है। शेखोज पेरेंट्स हैव ऑल्सो बीन ग्रांटेड द राइट टू वोट। शेखो के पेरेंट्स के पास भी राइट टू वोट है, वो वोट का अधिकार उनके पास है, बट दे डू नॉट एंजॉय द इक्वालिटी ऑफ वर्किंग कंडीशंस, लेकिन वो उनके पास वर्किंग कंडीशन इक्वल नहीं है, वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हैंस दे आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ देयर फैमिली, और वो इसलिए अयोग्य हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें होती है, रोटी कपड़ा मकान, जो डेली की ज़रूरतें होती है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, फूड शेल्टर क्लॉथिंग वगैरह। अब आप देखिए यहाँ हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आइए पारो द फ्लावर सेलर। नाउ लेट अस नो अबाउट पारो हु सेल्स फ्लावर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। आप दिल्ली की तरफ जाते हो या आप चंडीगढ़ की तरफ जाते हो, वहाँ पर आप देखिए आपको चीज़ें बेचने वाले बच्चे मिल जाते हैं। क्या कोई फ्लावर बेच रहा है, कोई पेन बेचता है, कोई गॉगल्स बेचता है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके आसपास मिल जाती हैं बेचते हुए। उसी तरह से पारो जो है एक फ्लावर सेलर है, वो ट्रैफिक सिग्नल्स पर जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ फ्लावर बेचती हैं। द फ्लावर शॉप ऑनर गिव हर 1 रुपी फॉर ईच स्मॉल बुके। हर एक बुके के लिए, फ्लावर के छोटे से बुके के लिए 1 रुपया उसको मिलता है अगर वो बेचती है, क्योंकि फ्लावर बुके का जो मालिक है वो उसको 1 रुपया देता है। दैट शी सेल्स एट ₹10, और वो उस बुके को 10 रुपये में बेच देती है। अगर 10 रुपये में बेचेगी तब वो मालिक उसको 1 रुपया देगा हर बुके का। शी एंडेंजर्स हर लाइफ एज शी रन्स बिटवीन व्हीकल्स एंड परसुएट्स पीपल्स टू बाई फ्लावर्स। अब देखिए वो अपनी लाइफ को खतरे में डालती है, क्योंकि सिग्नल्स पर व्हीकल चल रहे होते हैं, गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी आ रही होती हैं, गाड़ी आती हैं जाती है, तो वो उनके बीच में जाती है लोगों के पास व्हीकल्स को क्रॉस करते हुए और लोगों का पीछा करते हुए कि लोग उसके फ्लावर्स खरीद लें। पारोस पेरेंट्स वर फोर्स टू लीव देयर विलेज आफ्टर द वेल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट डाइट। पारो के पेरेंट्स को फोर्स कर दिया गया, गांव वालों ने मजबूर किया कि वो गांव को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल। वो कुएँ से पानी नहीं ले सकते थे, यानी एक पहले टाइम में क्या होता था, कुआं होता था गांव में, कुएं से पानी, पीने के पानी का अरेंजमेंट किया जाता था। वो उस कुएं से पानी नहीं ले सकते थे क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। क्लियर? और उस कुएं से तो बिल्कुल भी नहीं लेते थे जहाँ पर अपर कास्ट के लोग रहते थे, यानी अपर कास्ट के लिए अलग रूल्स थे और लोअर कास्ट के लिए अलग थे। इसलिए गाँव के लोगों ने क्या किया, पारो को वहाँ से निकाल दिया, पारो और उसके पेरेंट्स को वहाँ से निकाल दिया गया। अब देखिए, आर नोट्स पारोस पेरेंट्स ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या पारो के पेरेंट्स जो हैं वो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं? वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल प्रतिबंधित किया हुआ है किसी भी बेस पर। यानी हमारे देश में कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि क्या नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विभेद नहीं है।
किसी भी आधार पर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेस पर पारोस पेरेंट्स भी तो इंडिया के सिटीजन्स हैं ना, पर उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बट सैडली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कॉन्टीन्यूज टू एग्जिस्ट, लेकिन बड़े दुख की बात है कि डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेसिस पर आज भी है। इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, बल्कि सरकार ने बहुत सारे हमारे एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। रूरल मीन टू से ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में, जहाँ पर ज़्यादा होता है डिस्क्रिमिनेशन। अनदर थ्रेट टू इक्वालिटी इज पोज्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। जो इक्वालिटी के विभेद, डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर दूसरा थ्रेट है हमारी इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी को बिल्कुल अपोज जाता है, समानता के अधिकार का विरोध करता है, वो कौन सा है, वो कौन से बेस पर है, कम्युनिटी बेसिस पर। आज भी बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, बहुत सारे गुरुद्वारा हैं, बहुत सारे, जहाँ पर एंट्री ऑफ पीपल्स बिलोंग टू अदर कम्युनिटीज़ एंड कास्ट, कि दूसरी कम्युनिटीज़ और कास्ट के लोगों को आने नहीं दिया जाता, मत्था टेकने, पूजा करने नहीं दी जाती है। सर्टेन communities look down upon others and do not give them jobs or houses on rent। कुछ निश्चित अपर कास्ट के लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि उनको हीन भावना से देखते हैं और उनको अपने घरों में ना तो किराए पर रेंट देते हैं, ना ही उनको कोई काम देता है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वीडियो की गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स इंप्लीमेंट किए हैं हम वो पढ़ेंगे। क्लियर? टिल देन टेक केयर, गुड बाय।